फ्लोरिकल्चर से। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि राइपनिंग में और डी ग्रीनिंग में डिफरेंस क्या है? डी ग्रीनिंग डिसऑर्डर है? सिट्रस वगैरह में डी ग्रीनिंग को आप डिफाइन कैसे करोगे? ये छोड़ दो कि वो डिसऑर्डर है या क्या है, जस्ट उसका मीनिंग बताओ कि डी ग्रीनिंग वर्ड का मीनिंग क्या है। ग्रीन कलर को रिमूव करना, ऐसे ही होता है ऑनलाइन स्टूडेंट, यही है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि राइपनिंग और डी ग्रीनिंग दोनों वर्ड्स में, दोनों हमारे क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के पार्ट्स हैं, लाइक पोस्ट हार्वेस्ट के मेथड्स हैं, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अब आपको याद भी होगा कि 2-3 बार लगातार एएफओ में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, या तो इथाइलिन से, सॉरी राइपनिंग से आया हुआ है इथाइलिन के रिलेटेड, और या फिर डी ग्रीनिंग से आया हुआ है। और अगर हम इन दोनों की मीनिंग बाद में देखते हैं, पहले अगर हम बात करते हैं कि राइपनिंग और डी ग्रीनिंग दोनों प्रोसेस ही जो है वो इथाइलिन के थ्रू होते हैं, ये आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो इथाइलिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बट अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अब डी ग्रीनिंग वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो डी वर्ड आ गया किसके आगे? ग्रीनिंग के आगे। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रीन कलर को हमने रिमूव करना है। ये तो आप भी जानते हो कि अगर आपको ऑरेंज या फिर किन्नू ग्रीन कलर में मिलेंगे तो आप कभी उसको परचेज नहीं करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राइपनिंग का मतलब तो होता है किसी भी फ्रूट को पकाना आफ्टर द हार्वेस्टिंग, उसको हम बोलते हैं राइपनिंग, जो कि हम जनरली इथाइलिन के थ्रू करते हैं। इससे क्या होगा? राइपनिंग प्रोसेस जब हम करेंगे इथाइलिन के थ्रू, इससे फ्रूट के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे तो वो आप सभी जानते हो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज क्या होता है? सॉफ्टनिंग होगी उसकी। राइपनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सॉफ्टनिंग होगी। तो जब किसी भी कमोडिटी की, चाहे वो फ्रूट है चाहे वेजिटेबल है, अगर उसकी सॉफ्टनिंग हो रही है तो उसमें चेंज क्या क्या आ रहा है? जो उसकी सेल वॉल थी जिसकी वजह से वो हार्ड था, वो क्या है, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, और वो उसमें कन्वर्जन हो जाता है किस किस चीज़ का? शुगर्स में कन्वर्जन होगा। फ्रूट पकने के बाद मीठा हो जाता है, यही रीज़न है कच्चा फ्रूट जो है वो कड़वा या बिटर आपका एसिडिक होता है, पका हुआ फ्रूट स्वीट होता है। इस चेंज में क्या होगा? सॉफ्टनिंग के टाइम पे एसिड्स का कन्वर्जन किस में होगा? शुगर्स में। पैक्टीन का जो है वो, पैक्टीन मतलब जो उसका सेल वॉल का कंपोजिशन है उसका डिग्रेडेशन भी होगा, तो इससे भी सॉफ्टनिंग होगी फ्रूट की। इसके अलावा क्या है आपका, जो स्टार्च कंटेंट या फिर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, स्टार्च का कन्वर्जन भी जो है वो शुगर्स में हो जाता है, और शुगर को आपको पता है हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ऐसे ही होता है। इसके अलावा अगर शुगर्स बढ़ रहे हैं, उसका सॉफ्टनिंग हो रहा है, तो इन सभी के साथ और क्या एडिशन आएगा? इसके साथ फ्रूट का एरोमा भी इंक्रीज होगा, उसमें से खुशबू आएगी, फ्रेग्रेंस आएगी। तो ये सारे चेंजेस आपके कब होंगे? जब उसका राइपनिंग हो रहा है। तो इसमें क्या है आपका? एरोमा भी इंक्रीज होगी। और मैंने अभी क्या बताया था आपको? स्टार्च का भी कन्वर्जन होगा कार्बोहाइड्रेट में। तो मतलब जब कोई भी चीज़ पक रही है तो उसमें ये सारे चेंजेस आएंगे। और वो कब पकेगी? जब हम उसको इथाइलिन का ट्रीटमेंट देंगे, या फिर उसको थोड़े से माइल्ड हाई टेम्परेचर का प्लस CO2 का अगर वहाँ पे इन्हांसमेंट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो चीज़ पक रही है। अब बात आती है डी ग्रीनिंग की। और जो ये प्रोसेस होता है जिसको हम, मतलब राइपनिंग वैसे तो ऑन द ट्री भी होगी। ऑन द ट्री किस केस में होगी राइपनिंग? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में, है ना। और क्लाइमेट्रिक में तो हम बाद में भी कर सकते हैं, तो कच्चा भी तोड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसका साइज प्रॉपर्ली डेवलप्ड होना चाहिए। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि जो राइपनिंग का प्रोसेस है वो हम आर्टिफिशियली करते हैं कौन से फ्रूट्स में? नॉन क्लाइमेट्रिक में या क्लाइमेट्रिक में? क्लाइमेट्रिक में ही करेंगे। नॉन वाले में तो क्या है, वो खुद ही होना ही नहीं है उसके बाद तो वो। तो राइपनिंग का प्रोसेस मेनली जो है वो आर्टिफिशियली की अगर हम बात करते हैं तो ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में हम करते हैं जनरली। एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंगो है, बनाना है, जिसमें वाइल्ड लेवल पे जो है ये राइपनिंग प्रोसेस किया जाता है बाय द यूज ऑफ इथाइलिन। अब बात आती है डी ग्रीनिंग की। डी ग्रीनिंग का मतलब होता है कि ग्रीन कलर, जिस भी फ्रूट में ग्रीन कलर का जो पिगमेंटेशन है उसको डीग्रेड करके उसका जो एक्चुअल कलर है उसमें उसका कन्वर्जन करवाना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी इथाइलिन के थ्रू ही होता है, बट इसमें जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है? नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसमें है सिट्रस।
अब आपको पता है किन्नू का सीजन है, तो किन्नू तो डार्क ऑरेंज कलर का ही होता है, बट अगर आप उसको, आपको मौका मिले ग्रीन कलर वाला लेने को, तो आप कभी भी नहीं लोगे उसको, क्योंकि ग्रीन कलर वाले में उसका प्रॉपर कलर मतलब आपका जो पिगमेंटेशन नहीं डेवलप हुआ है, तो उसमें वो टेस्ट एंड ऑल कुछ भी नहीं आएगा। तो डी ग्रीनिंग का मतलब होता है कि आफ्टर द हार्वेस्टिंग। अब किन्नू में ग्रीन कलर रहने का रीजन क्या है? जब किन्नू का राइपनिंग पीरियड चल रहा होता है, मतलब कि ट्री के ऊपर ही वो पक रहा होता है, अगर उस टाइम पे आपका जो क्लोरोफिल, सॉरी, जो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है आपके सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, उनको जो है वो लो टेम्परेचर चाहिए होता है, किस चीज़ के लिए? ऑरेंज कलर का डेवलपमेंट होने के लिए। बट ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगर उसके पकने वाले टाइम पे लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट उसको एटमॉस्फेयर से नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसका कलर कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा, या तो वो ग्रीन कलर का ही रहेगा पूरा का पूरा, या फिर उसमें ऑरेंज कलर थोड़ा बहुत ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू को एनहांस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके अंदर डी ग्रीनिंग का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जो कि हम अगेन किसके थ्रू करते हैं? इथाइलिन के थ्रू। बट ये होगा कौन से फ्रूट्स में? ओनली इन द केस ऑफ नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स में। क्लियर है सभी को? दोनों में डिफरेंस क्या है, राइपनिंग में और डी ग्रीनिंग में। अब ये बात का जरूर ध्यान रखना कि ट्रीटमेंट इसमें भी थायरीन का ही दे रहे हैं, बट इससे फ्रूट कभी भी पकेगा नहीं। पकेगा उसका जो अंदर कंपोजिशन है शुगर्स का या फिर एसिड्स का, वो वही रहेगा जो उसमें हार्वेस्टिंग के टाइम पे था। जस्ट उसका कलर जो है वो बाद में डेवलप हो जाएगा जब हम उसको इथाइलिन का ट्रीटमेंट देंगे, प्लस लो टेम्परेचर इसके साथ जो है वो टेम्परेचर का रेंज रहेगा, सो दैट कि उसका कलर जो है वो डेवलप हो जाए सिट्रस फ्रूट्स का, स्पेशली किन्नू के अंदर। क्लियर है? तो ये दोनों में डिफरेंस था। यहाँ से एग्जाम में आपको पता होगा 2-3 सालों से लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं पैराग्राफ की फॉर्म में कि क्या मतलब अगर हम ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं इस चीज़ के लिए तो उसका मतलब क्या है। फॉलोइंग में से डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए कि थाइलिन कहाँ पे हो रहा है, उसका सॉरी राइपनिंग किसमें हो रही है, कौन कौन सी उसकी एग्जाम्पल्स हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। प्लस अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर। तो इस चीज़ का दोनों का जो है वो प्रॉपरली ध्यान रखना। दोनों में केमिकल का नाम सेम है, बट मेथड्स और एप्लीकेशन उसकी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। क्लियर है? अब तो अच्छे से क्लियर हो गया राइपनिंग में और डी ग्रीनिंग में क्या डिफरेंस है। और आपने स्टार्टिंग में बोला था कि डी ग्रीनिंग जो है वो एक डिसऑर्डर है। डी ग्रीनिंग डिसऑर्डर नहीं है, ग्रीनिंग डिसऑर्डर है। ग्रीनिंग का मतलब उसमें पिगमेंटेशन का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, ओनली क्लोरोफिल है। तो ये हमारे लिए क्या है कि डिसऑर्डर है, और उस डिसऑर्डर को ठीक करने वाले मेथड का नाम क्या है, डी ग्रीनिंग मेथड है, जो उसके ग्रीन कलर को जो कर देगा, रिमूव कर देगा। ऐसे ही होता है। और ग्रीनिंग वाला डिसऑर्डर किस फ्रूट या वेजिटेबल में है? सिट्रस में। इसके अलावा और किसमें क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो जाता है? पोटैटो में। तो ये दोनों में जो है वो ग्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, सिट्रस एज वेल एज पोटैटो। पोटैटो में तो आपको पता है अगर लाइट मिलेगी पोटैटो के ट्यूबर्स को, तो उससे जो है वो ग्रीन कलर की पिगमेंटेशन का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको हम ग्रीनिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। और उस ग्रीन कलर की क्लोरोफिल फॉर्मेशन होने की वजह से उस पोटैटो के अंदर सोलेनिन नाम का केमिकल फॉर्म हो जाएगा। ऐसे ही होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर तो सोलेनिन का अमाउंट, कितनी अमाउंट से ज्यादा वो टॉक्सिक होती है सोलेनिन? उसकी कितनी अमाउंट हार्मफुल है हमारे लिए सोलेनिन की? किसी को भी नहीं पता? हाँ, 20 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द ट्यूबर। तो अगर उस पर्टिकुलर ट्यूबर में 100 ग्राम में 20 mg सोलेनिन है, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। और उसकी जो अच्छी वाली मतलब अगर 2 to 5 mg वो प्रेजेंट होगा पर 100 ग्राम के अंदर, तो इससे हमें नुकसान नहीं है, बट 20 से ज़्यादा वाले में जो है हमारे लिए क्या है, नुकसान है। क्लियर है? तो ये तो आपका था बेसिक्स था इन दोनों के अंदर। इसके अलावा अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट की बात करते हैं, तो उसमें एक टर्म आती है पैकेजिंग। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, पैकेजिंग एंड रैपिंग में?
रैपिंग का मतलब है लूजली किसी भी चीज़ को पैक करना, बंडल्स की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। बट पैकेजिंग का मतलब क्या है, उसको प्रॉपरली टाइटली पैक करना सो दैट कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज मार्केटिंग जो है वो ईजी हो जाए। तो ये भी अगेन हमारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं बिफोर द ट्रांसपोर्टेशन किसी भी हॉर्टिकल्चर कमोडिटी को मार्केट में भेजने के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको आ जाए कि जो पैकेज होता है कि इंपॉर्टेंट जो पैकेज का मटेरियल है, चाहे तो वो प्लास्टिक का हो सकता है। प्लास्टिक आपको पता है कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, एक तो प्लास्टिक की वो शीट्स ही होती हैं, लाइक ट्रांसपेरेंट शीट्स हो गई है ना, हमारे जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसमें भी हम पैकेजिंग कर देते हैं। इसके अलावा आपके जैसे एप्पल वगैरह की पेटियाँ सी होती हैं, है ना, वो भी एक पैकेजिंग का मटेरियल हो गया जिसको हम CFB कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्सेस भी बोलते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी है या फिर ग्रेप्स हैं, वो आपके एक छोटी छोटी बॉक्सेस में आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उन बॉक्सेस को पनेट्स बोलते हैं। तो वो आपके जो हैं वो स्मॉल साइज्ड बेरी या सॉफ्ट फ्रूट्स के लिए प्लास्टिक के पनेट्स होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ आर्टिकल्स को, मतलब जो हॉर्टिकल्चर के हैं, उनको थर्माकोल के ऐसे थर्माकोल का बॉक्सेस से बना होता है, ऊपर भी थर्माकोल की प्लेट सी होती है और नीचे भी थर्माकोल की प्लेट सी होती है, उसके साथ वो कवर्ड होता है, उसको क्लैम शेल्स बोलते हैं, वो भी आपका एक पैकेजिंग का मटेरियल है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि खाने से बनी होती है एक ट्रे के अंदर, और उसमें फ्रूट या वेजिटेबल की कमोडिटीज को रखा होता है खाने वाली ट्रेज के अंदर, ऐसा भी एक पैकेजिंग का मटेरियल होता है। वो आपका डेलिकेट एंड सॉफ्ट फ्रूट्स के लिए ही होता है, अगेन मतलब वही सेम चीज़ है। मतलब ये सारा आपका नोट्स में ऐड हो, आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, वाले नोट्स जो हैं वो पढ़ लेना। बस इंपॉर्टेंट समझाने वाला इसमें क्या था कि जो पैकेज मटेरियल है उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। जब हम किसी भी कमोडिटी की पैकेजिंग कर रहे हैं तो उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो वो पैकेज का मटेरियल है, जब हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन का लोड होगा, भार जो होगा, एक दूसरे के ऊपर उनको रखेंगे बॉक्सेस को, तो हमारा जो कमोडिटी है उसके ऊपर वो भार नहीं आना चाहिए। जो पैकेज का मटेरियल होगा वो उस भार को टॉलरेट करने वाला होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो इसकी ये है। दूसरा मतलब कि जो हमारा पैकेज का मटेरियल है वो आपका उस लोड को बियर करे जो आपका पैकेजिंग का लोड है, ना कि उस फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर वो लोड आए। एक तो इसका ये पॉइंट था। दूसरा क्या है, आप ये सोचो कि अगर आपने सपोज करो मैंगोस को पैक कर दिया, तो पैक करने के बाद क्या होगा, वो एक लिमिटेड जगह में बंद है, तो वहाँ पे सफोकेशन हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि वो आपके राइपन कर रहे हैं, राइपन की वजह से CO2 वहाँ पे रिलीज हो रही है, इथाइलिन का भी अकोमुलेशन वहाँ पे हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रूट की राइपनिंग प्लस ओवर राइपनिंग भी हो सकती है। ऐसा ही होगा, तो फिर तो पैकेजिंग हमारे लिए बिल्कुल नुकसानदायक है। तो दूसरा इसकी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि जो पैकेज मटेरियल है, जिस भी चीज़ में हम उस पर्टिकुलर कमोडिटी को पैक कर रहे हैं, उसमें 5% जो है वो एयर का एक्सचेंज होना चाहिए उसकी दोनों साइड से, सो दैट कि एक्स्ट्रा CO2 बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन की अगर वहाँ पे डेफिशिएंसी हो रही है तो वो उस पैकेज मटेरियल के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से हमारे फ्रूट की जो है वो ओवर राइपनिंग ना हो। तो इसमें ये है कि प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस का उस पैकेज मटेरियल के अंदर से होना चाहिए। कितनी अमाउंट में, मिनिमम 5% जो है उसमें ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो जाए, उसमें होल्स वगैरह कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट 2 क्वालिटीज़ है पैकेजिंग मटेरियल की, बाकी आप उसमें जो है इसको पढ़ लेना। रैपिंग का मतलब क्या है, जस्ट लूजली किसी भी कमोडिटी को पैक करना, मतलब रैप करना, और उसको हम जो है वो रैपिंग बोल देती हैं। जैसे कि आपने सपोज करो धनिया के पत्ते लेके आए है ना, धनिया का बंडल सा बना होता है, मेथी का भी सेम है, तो उनको जस्ट आपने न्यूज़पेपर के साथ रैप कर लिया, तो वो क्या है आपका, अगेन उसकी पैकेजिंग हो गई। क्लियर है। इसके अलावा आपके आते हैं कुशनिंग मटेरियल्स। क्या मतलब है इनका, होते क्या है, ये नीचे रह जाते हैं मतलब, ओके जैसे आपका CFB कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स है मैंगो का, मैंगो की पेटी आप लेके आए, उसके अंदर से थोड़ा सा घास फूस भी होता है, तो क्या है वो कुशनिंग मटेरियल है। वो उसको क्यों रखा है वहाँ पे, सो दैट कि फ्रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ टच ना हो, टकराएं ना, जिसकी वजह से उनका जो है वो अगर वो टकराएंगे तो क्या होगा, उनकी सॉफ्टनिंग हो जाएगी, वहाँ से वो खराब भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए क्या है, हम कहाँ किसका यूज़ करते हैं, कुशनिंग मटेरियल का। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, पैडी स्ट्रॉ हो गया, हस्क हो गया, ऐसे आपके न्यूज़पेपर्स हो गए, या कुछ भी ऐसा मटेरियल हो गया
उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, कुशनिंग मटेरियल्स बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू था। बाकी आप सभी को पता है कि मतलब पोस्ट हार्वेस्ट की डिटोरेशन कौन कौन सी होती है, उनको बचाने के मेथड्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के मेथड्स हैं, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट्स और हाई टेम्परेचर, कौन कौन से आते हैं इन सभी के अंदर? लो टेम्परेचर टेक्नोलॉजी में मेथड्स कौन कौन से हैं? स्टोरेज के या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के? क्या और कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कौन कौन से मेथड्स आएंगे इसके अंदर? कोल्ड स्टोरेज आ जाएगा, जिसमें आपका फ्रीजिंग एज वेल एज रेफ्रिजरेशन दोनों आएंगे। कोल्ड का मतलब यही होता है। एक आपकी टर्म होती है कोल्ड, क्या बोलते हैं उसको, स्टरलाइजेशन को। और क्या बोलते हैं स्टरलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? नहीं पता किसी को भी? सॉरी, इररेडिएशन का दूसरा नाम क्या है? कोल्ड स्टरलाइजेशन, है ना? तो इररेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? कहाँ पे यूज होता है सबसे ज्यादा इररेडिएशंस का? इररेडिएशंस में हम कौन सी टाइप ऑफ रेडिएशंस का यूज करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर? कौन सी? मतलब रेस का नाम क्या है? गामा रेस। तो इररेडिएशन में एक तो हम गामा रेस का यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होते हैं इसका बता सकते हो? कहाँ पे यूजेस है इसके? एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंगो। पढ़ा है मैंगो के डिसऑर्डर्स? किसके लिए? स्टोन वीवल के लिए। तो मैंगो का जो क्वारंटाइन पेस्ट है स्टोन वीवल, उसके लिए हम क्या है, इररेडिएशन ट्रीटमेंट देते हैं मैंगो फ्रूट को। वो इररेडिएशन का मतलब क्या है? मैंगो फ्रूट जो होगा एक रेडिएशन के अंदर से पास होगा, और जहाँ पे स्टोन, मैंगो के फ्रूट के अंदर स्टोन के पास क्या है, स्टोन वीवल के एग्स या फिर वो स्टोन वीवल होती है। तो अगर रेडिएशन का ट्रीटमेंट मिलेगा वो डायरेक्टली वहाँ से मर जाएगी। इससे क्या है, हमारा फ्रूट जो है वो एक्सपोर्ट के लिए सूटेबल रहेगा, उसमें जो पेस्ट का इन्फेस्टेशन था वो दूर हो जाएगा। तो एक तो मैंगो के अंदर इसका यूज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ, इररेडिएशन के साथ हमने रेडिएशंस का ट्रीटमेंट दिया और वो जो पेस्ट या पैथोजन था वो किल हो गया। इससे क्या हुआ, दूसरा हमारे पास मेथड होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। ये भी पढ़ा होगा आप सभी ने। मैंगो के अंदर ही क्या यूज है हॉट वाटर ट्रीटमेंट का? कहाँ पे यूज है इसका? फ्रूट फ्लाई के एग्स को मारने के लिए यही होता है। और टेम्परेचर से यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो उसमें टेम्परेचर रेंज जो है वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस होती है। कितने टाइम के लिए, सारा पढ़ लेना। फ्रूट फ्लाई के लिए है ये। इररेडिएशन वाला किसके लिए है? मैंगो स्टोन वीवल के लिए है। अब रेडिएशन के थ्रू वो मरा आपका पेस्ट, हमने उस फ्रूट का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ जाता तो इससे उसकी ओवर राइपनिंग होनी थी, वो वैसे ही खराब हो जाता। मतलब हमारा काम भी हो गया प्लस टेम्परेचर भी रेज नहीं हुआ। और फिर इस वर्ड को हमने नाम क्या दे दिया इररेडिएशन वाले को? कोल्ड स्टरलाइजेशन। वैसे तो आप सभी जानते हो कि स्टरलाइजेशन के लिए वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए। क्या रेंज होती है स्टरलाइजेशन के टेम्परेचर की? 121। और यहाँ पे हमारा 3-4 डिग्री में ही काम चल जाएगा। हमारा पेस्ट भी मर गया और हमारा फ्रूट भी बच गया। तो इस मेथड को फिर हम क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टरलाइजेशन। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कोल्ड स्टरलाइजेशन का पूरी डेफिनेशन लिख देंगे वो, और पूछेंगे कि इसको और क्या बोलते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि इररेडिएशन वाले मेथड को ही कोल्ड स्टरलाइजेशन बोला जाता है। क्लियर है? तो ये हमारे लो टेम्परेचर वाले थे। अगर हम हाई टेम्परेचर वाले में बात करेंगे तो इसमें आपके वही आएंगे, पैस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन, इसके अलावा बॉइलिंग वगैरह एंड ऑल, आप सभी जानते हो इसके बारे में। और बाकी की आपको पता है ब्लांचिंग वगैरह। ब्लांचिंग किसके अंदर आता है? किस चीज़ का वो पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन है? वेजिटेबल्स का। और किस मेथड के अंदर हम इसको फॉलो करते हैं? कैनिंग के अंदर। और क्या होती है ब्लांचिंग?
और मुझे ये बताओ कि उस केमिकल का नाम क्या है जिसको हम डिस्कलरेशन के लिए यूज करते हैं। मतलब कि जैसे आपका कोई भी फ्रूट है या वेजिटेबल है, जब हम उसको कट करते हैं तो आप सभी जानते हो कि उसका कलर कई बार चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का वो हो जाता है। क्यों होता है वो ब्राउन कलर का? पीपीओ एंजाइम की वजह से। पीपीओ एंजाइम की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। मतलब कि उस फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर जो फिनॉल्स हैं, पॉलीफिनॉल्स हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, जब वो रिएक्शन परफॉर्म होगा ऑक्सीडेशन वाला, तब वो उस सरफेस के ऊपर ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन कर देंगे, ब्राउन कलर की कलरिंग हो जाएगी वहां पे। जैसे कि आपको पता है पोटैटो को कट करने के बाद भी ऐसा होता है, ब्रिंजल को कट करने के बाद भी ऐसा होता है, या फिर एप्पल और बनाना में भी सेम ही चीज होती है। तो ये चीज हमारी ना हो इसके लिए हम किस केमिकल का यूज करते हैं जो कि डिस्कलरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्या नाम है उसका, या उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है? और इसको जो है वो कैनिंग में ही परफॉर्म किया जाता है सो दैट कि कैंड प्रोडक्ट की क्या है, डिस्कलरेशन ना हो। तो क्या नाम है उसका? किसी को भी नहीं पता? पोटाशियम। कोई और? कैमरास क्यों ऑफ है सभी के? कैमरा ऑन करो सारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो सल्फरिंग या सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू हम जो है वो डिस्कलरेशन को अवॉइड कर डिस्कलरेशन को प्रमोट करते हैं सो दैट उस कमोडिटी की जो है वो कलरिंग या उसका बैड कलर जो है वो ना आए। तो सल्फर वाला भी सल्फरिंग इस ट्रीटमेंट का नाम होता है। तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसकी डेफिनेशन भी एग्जाम में आ सकती है कि डिस्कलरेशन के लिए फॉलोइंग में से हम किस चीज का यूज करते हैं, तो SO2 या फिर सल्फर का उसमें यूज होता है। क्लियर है? इसके अलावा प्रॉपर आपका जो पूरा का पूरा कैनिंग का मेथड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीलिंग करेंगे। पीलिंग के कौन कौन से मेथड्स हैं पीलिंग करने के? पहले सॉर्टिंग ग्रेडिंग का तो आपको पता है, उसके बाद वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग के साथ क्या है, वॉशिंग प्लस डिसइंफेस्टेशन भी साथ में ही हो जाएगी। इसके लिए हम क्या है, क्लोरीन वाटर का यूज करते हैं जिसको क्लोरीनेशन मेथड भी बोला जाता है। इससे क्या है, फंजाई बैक्टीरिया की अगर उस कम्युनिटी के ऊपर स्पोर्स है तो वो किल हो जाएंगे। वो वॉश भी हो गया प्लस उसकी डिसइंफेस्टेशन भी हो गई, तो उसको हमने बोला वॉशिंग प्लस डिसइंफेस्टेशन, जो कि क्लोरीन के थ्रू होती है। उसके बाद उसकी पीलिंग करनी है। पीलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है लाई पीलिंग। क्या होती है लाई पीलिंग और किस किस में होती है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या है लाई पीलिंग? यस, तो सपोज करो कोई भी आपके पास सब्जी थी या फ्रूट था जिसका छिलका जो है वो काफी डेलिकेट है, मतलब काफी थिन है, पतला सा है, पर वो उतारने में बहुत डिफिकल्ट है, मतलब हार्डली वो पल्प के साथ चिपका हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कई बार किसी भी चीज को नमक वाले पानी में भिगो देते हैं, और नमक वाले पानी में भिगोने से क्या होगा, उसका छिलका जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस सेम ट्रीटमेंट का नाम होता है लाई पीलिंग, जिसमें हम 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक सॉल्ट ही तो है। कितने टाइम का टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं उसको, टेम्परेचर का कितना है इसके अंदर रोल? 79 या कुछ और? तो सबसे पहले तो आपका ये है कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लाई पीलिंग में फॉलोइंग में से किस केमिकल का यूज होता है। तो क्या है, ये सॉल्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने अमाउंट में? 10%। और होता किस किस में है ये, एग्जांपल्स क्या क्या है इसकी? कौन सा? पोटैटो में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एग्जांपल है टमाटो, पीच है, क्योंकि इमेजिनेशन करो टमाटो और पीच का छिलका सेम सेम सा है, आड़ू का प्लस टमाटो का। इसके अलावा अगर हमने पीच की, क्योंकि पीच जो है वो कैनिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है फ्रूट आपका, तो इसी वजह से इसकी जो है वो लाई पीलिंग होती है। इसके अलावा टमाटो हो गया, पीच हो गया, पाइनएप्पल भी होता है, मतलब पाइनएप्पल नंबर 1 पे है। इसके अलावा पीच में भी सबसे ज्यादा कैनिंग होती है, मतलब कैनिंग का मेथड इसमें होता है फॉलो। तो टमाटो, पीच आ गया। इसके अलावा कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसकी लाई पीलिंग की? आप सभी ने पढ़ी नहीं हॉर्टिकल्चर अभी तक? तो इसका आपका नोट्स में प्रॉपरली लिखा हुआ है सभी एग्जांपल, ये 2-4 ही हैं इसके अंदर, टमाटो है, पीच है। इसके अलावा आपका, मेरे माइंड से भी स्किप हो गई तो उनको देख लेना एक बार, ठीक है।
तो लाइव पीलिंग हो गया। इसके अलावा आपका आता है फ्लेम पीलिंग। फ्लेम मतलब क्या? आग से बर्न करना। तो आपको पता है कि आग से कौन सा छिलका बर्न होगा जो कि काफी ड्राई है, सूखा सूखा सा है, तो किस किस का है वो? अनियन और गार्लिक का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अनियन और गार्लिक में किस टाइप की पीलिंग होती है, तो वो कौन सी है? आपकी फ्लेम पीलिंग है। इसके अलावा आपका नॉर्मल पीलिंग है लाइक जैसे कि आपका अगर हम पोटैटो की बात करते हैं, पोटैटो में आपको पता है बॉइलिंग करके उसकी छिलका रिमूव कर देते हैं इजीली, तो वो आपका वो मेथड इसके अंदर आ जाता है, हॉट वाटर वाला या स्टीम पीलिंग उसको बोल देते हैं। तो ये पीलिंग के मेथड्स हो गए। पील अगर हमने कर ली, उसके बाद कटिंग होगी उस फ्रूट की, कट करेंगे उसको। कट करते टाइम हमें क्या है ये ऑब्जर्व होगा कि उसका सरफेस ब्राउन हो रहा है। तो ब्राउन होने के क्या क्या रीजंस हैं? एक तो आपका पीपीओ एंजाइम का रोल आ गया वहाँ पे, पीपीओ की वजह से होता है। लीची के अंदर भी जब आप लीची का छिलका उतार देते हो और लीची का छिलका साइड पे पड़ा होता है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, वो भी सेम है, उसमें भी पीपीओ का ही जो है वो रोल होता है। उसके बाद ब्राउनिंग भी जो है वो 2-3 टाइप्स की होती है। एक तो सिंपली जो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो रही है पीपीओ एंजाइम की वजह से। इसके अलावा होती है आपकी, अगर आप किसी भी शुगर वाले सब्सटेंस को या डायरेक्टली शुगर को ही हीट करते हो तो आफ्टर सम टाइम आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि वो शुगर जो है वो ब्राउन कलर की हो जाएगी और उसका टेस्ट प्लस उसका टेक्सचर दोनों ही चेंज हो जाते हैं। और उस प्रोसेस को फिर हम क्या बोलते हैं? कैरेमलाइजेशन। कैरेमल फ्लेवर का तो सभी को पता है। तो वही सेम फ्लेवर डेवलप हो जाएगा अगर आप शुगर को ओवर हीट करोगे, बर्न करोगे, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? कैरेमलाइजेशन। प्लस तीसरा हमारा ब्राउनिंग का मेथड होता है मेलार्ड रिएक्शन, जो कि किसमें होता है? किसमें? कॉफी वगैरह में, मतलब उसके जो है वो उस चीज के लिए उसके हीटिंग वाले ब्राउनिंग मेथड, कलरेशन मेथड का नाम क्या है? मेलार्ड रिएक्शन है। मेलार्ड एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस मेथड को डेवलप किया था। तो एग्जाम में भी आपको आ सकता है कि ये क्या होता है। तो अब ब्राउनिंग हो गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? कैन की फिलिंग करेंगे जिसके अंदर हमने उस कमोडिटी को डालना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स है। कौन कौन से? कैन फिलिंग वाले कौन कौन से 2 मेथड्स हैं? फ्रूट्स को किस चीज में फिल करोगे? सॉल्ट वाले में, शुगर वाले में। तो अगर आप फ्रूट्स को फिल कर रहे हो उस कैन में तो उसके अंदर आप सिरपिंग करोगे, मतलब कि शुगर सोल्यूशन का जो है वो शुगर सोल्यूशन डालोगे जिसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए? सिरपिंग का मतलब है सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इस शुगर की टीएसएस कितनी ब्रिक्स होनी चाहिए? 22, 25। और इसका जो है वो टेम्परेचर कितना होता है? 79 या 73? 79। तो जो है वो इस मेथड को फिर हम क्या बोलते हैं? कितने टाइम के लिए? 2 से 3 मिनट या ज्यादा है? आधा घंटा। तो अब ये जो सोल्यूशन बना इसको हमने कैन में फिल किया और इसमें क्या ऐड किए? फ्रूट्स ऐड किए, तो उसको हम बोलते हैं सिरप या सिरपिंग। उसके अलावा हमारा आता है नेक्स्ट ब्राइन। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? सेम पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स करना। कितनी अमाउंट में करना सॉल्ट को? कितनी अमाउंट होती? कितनी? 1 to 3%। तो ब्राइन का मतलब होता है सॉल्ट इन वाटर, जो कि हम किस में यूज करते हैं? ओनली वेजिटेबल्स के अंदर। ये आप सभी जानते हो इसके बारे में। तो ब्राइन का मतलब क्या है? एग्जाम में आपको आ सकता है। अब यहीं पे हमारी टर्म आती है ब्लांचिंग। क्या मतलब होता है ब्लांचिंग का? अब ब्लांचिंग जो है वो 2 जगह पे वर्ड यूज होता है। कौन कौन सी 2 वो जगह है? कॉलीफ्लावर में, जो कि एक प्री हार्वेस्ट या एक फील्ड ट्रीटमेंट है, ऐसा ही होता है। दूसरा हमारा ब्लांचिंग क्या है? पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट है, जो कि मेनली कैनिंग के अंदर होता है। तो ब्लांचिंग का मतलब, ब्लांचिंग को मेनली बीन्स वगैरह में फॉलो करते हैं। अब आपको पता है कि जब आप किसी भी बीन को कट करते हो और उसकी सब्जी बनाते हो तो कट करते टाइम उसका कलर काफी अच्छा ग्रीन सा होता है, सब्जी बनने के बाद वो ब्लैकिश सा हो जाता है थोड़ा सा।
क्यों होता है वो? क्योंकि उसको हमने हीट किया है, जिसकी वजह से उसकी डिस्कलरेशन हो गई। बट ब्लांचिंग का जो ट्रीटमेंट होता है, इसका मतलब होता है कि हमने एक बॉइल्ड वाटर में, बॉइलिंग वाटर में, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 73 से 83 डिग्री तक की इसकी रेंज है, बाकी आप एग्जैक्टली इसको नोट्स के अंदर देख लेना। उतने टेम्परेचर पे हम इसको 2 to 5 मिनट्स के लिए बॉयल करेंगे। इन वेजिटेबल्स को, बीन्स हो गया या फिर इसके अंदर आपकी 2-3 वेजिटेबल्स और होती हैं, तो उस मेथड को हम बोलते हैं ब्लांचिंग। इसका फायदा क्या होता है कि इसको प्री कुकिंग ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, प्री कुकिंग भी इसका दूसरा नाम है, प्री कुकिंग ब्लांचिंग का। तो कैनिंग करने से पहले हम उसको क्या करेंगे, प्री कुक करेंगे, सो दैट कि उसका जो ग्रीन कलर है वो बना रहे, वो डिसकलर ना हो एट द टाइम ऑफ कैंड, जब उसको हमने कैन में रखा हुआ था, क्योंकि कैन में उस कमोडिटी की स्टोरेज लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, लाइक 5 to 6 मंथ्स या ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी। तो उस टाइम पे उसका कलर चेंज ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लांचिंग का ट्रीटमेंट करते हैं। किसके लिए? कैंड वेजिटेबल्स के लिए। क्लियर है? तो इसमें टेम्परेचर की स्पेसिफिकेशंस, टाइमिंग का और इसका मतलब क्या है, तीनों चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ये तो आपका एक पोस्ट हार्वेस्ट का मेथड था। अब हम अगर सेम ही ब्लांचिंग की बात करेंगे जो कि कॉलीफ्लावर के अंदर है, किस किस ने ब्लांचिंग को रियल में परफॉर्म किया हुआ है, देखा हुआ है कॉलीफ्लावर के अंदर कैसे करते हैं इसको, और कब? सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो कब करते हैं? पत्तों से ढकते हैं, ये ब्लांचिंग हो गया कॉलीफ्लावर के अंदर, जो कि एक प्री हार्वेस्ट ट्रीटमेंट है ना। और फील्ड प्रैक्टिस ही होती है, ये फील्ड के अंदर ही इसको करते हैं। तो अब मुझे ये तो सभी ने बता दिया कि पत्तों से, कॉलीफ्लावर के खुद के पत्ते के साथ ही उसके कर्ड को हमने कवर करना है। क्यों करना है, इसके रीजंस क्या है, हमने उसको कवर क्यों किया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्यों कवर किया? ओके, तो इसको हमने कवर क्यों किया है कि उस कर्ड के अंदर सनलाइट का इफेक्ट ना आए, सनलाइट के इफेक्ट की वजह से उसका वाइट से येलो कलर का डिस्कलरेशन ना हो। इस चीज के लिए कॉलीफ्लावर के पत्ते के साथ ही हमने उसको ढक दिया, और इसको हम बोलते हैं ब्लांचिंग मेथड। प्लस इसने एक तो कलर हमने जो है वो बचाया, उसका वाइट कलर, उसको येलो बनने से रोका। दूसरा, अगर कर्ड आपका सनलाइट के एक्सपोजर में ज्यादा आएगा तब वो लूज सा हो जाएगा। हमने उसको हार्ड ही रखना है, टेंडर ही रखना है, इसके लिए हमने उसको क्या किया, पत्तों के साथ कवर किया है, सो दैट कि वो लूज ना बने, उसकी लूजनेस को अवॉइड करने के लिए। क्लियर है? ये दोनों इसके जो है वो रीजंस हैं कि हमने ब्लांचिंग क्यों की है कॉलीफ्लावर में। कैसे की है? 2 मेथड्स होते हैं। एक तो कॉलीफ्लावर का पत्ता लो, उसके साथ ही उसको, आपको पता है कॉलीफ्लावर के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, कॉलीफ्लावर के पत्ते के साथ ही उसका कर्ड ढक दो। या फिर क्या करो, जो कॉलीफ्लावर फ्लावर है ऐसे, साथ में उसके पत्ते लंबे लंबे ऐसे लगे होते हैं, पत्तों को इकट्ठा करो, ऊपर से टाई कर दो, बांध दो। तो ये दोनों मेथड्स होते हैं ब्लांचिंग करने के कॉलीफ्लावर के अंदर। तो ये आपके मेथड्स हो गए। अब बात आती है कि इसको करना कब है। लाइक फ्रूट आपका कितने टाइम का मैच्योर होना चाहिए, वेजिटेबल ये आपकी, जिसको जब आपने इसकी ब्लांचिंग करनी है, तो क्या टाइमिंग है इसकी? सर्दियों में तो करते हैं, पर लाइक जैसे आपने हार्वेस्टिंग करनी है, हार्वेस्टिंग से कितने दिन पहले करोगे इसको? 15-20 दिन पहले पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कब करते हैं ब्लांचिंग को? तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्लांचिंग आपने तब करनी है जब फुल डेवलपमेंट ऑफ कर्ड हो जाए, मतलब कर्ड का जितना साइज बनना था जब वो बन जाता है, और 5 से 7 डे पहले हार्वेस्टिंग के हम इसको जो है वो ब्लांचिंग ट्रीटमेंट देते हैं, बिफोर 5 to 7 डेज। बट ये जो आपकी टाइमिंग है वो वेरी करती है। वेरी कैसे करती है? अगर तो आपकी समर सीजन की कॉलीफ्लावर है, जिसको हम अर्ली सीजन की कॉलीफ्लावर भी बोलते हैं, उस केस में आप क्या करोगे, टाइम को शॉर्ट करोगे, जो कि ओनली 2 to 3 डेज का ही होगा। तो जो समर वाली कॉलीफ्लावर है उसको 2 to 3 डेज के लिए ही क्या करना है, पत्तों के साथ कवर करना है, ब्लांचिंग करनी है बिफोर द हार्वेस्टिंग। और अगर आपने, आपका विंटर मंथ्स वाली कॉलीफ्लावर है तो उसके लिए आप 5 to 7 डेज भी ले सकते हो। तो ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द
टाइम और टेम्परेचर प्लस आपकी वैरायटी के अकॉर्डिंग भी। क्लियर है? अब मुझे बता सकते हो कि कॉलीफ्लावर की ऐसी कौन सी वैरायटीज हैं जिनमें ब्लांचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है या हमें नहीं करनी पड़ती ब्लांचिंग, उनको फिर हम सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटीज भी बोलते हैं। तो क्या नाम है सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटीज के? एक तो आपका स्नोबॉल ग्रुप ऑफ कॉलीफ्लावर है। जितनी भी स्नोबॉल ग्रुप की वैरायटीज है उनमें ये एबिलिटी है कि वो सनलाइट के साथ येलो कलर में कन्वर्ट नहीं होंगी, तभी फिर उसको नाम क्या दे दिया, सेल्फ ब्लांचिंग कॉलीफ्लावर बोल दिया, जो कि एग्जांपल इसकी है स्नोबॉल ग्रुप ऑफ कॉलीफ्लावर। दूसरी एग्जांपल पूसा दीपाली। इसके अलावा एक वैरायटी और इंपॉर्टेंट है इसकी ही, हिसार की वैरायटी, सॉरी हरियाणा की वैरायटी है वो, क्या नाम है उसका? हिसार 1 या 2? हिसार 1। तो जो कॉलीफ्लावर की हिसार 1, पूसा दीपाली और ये स्नोबॉल वाली वैरायटीज है, सभी की सभी क्या है, सेल्फ ब्लांचिंग वैरायटीज ऑफ कॉलीफ्लावर है। इनमें हमें ब्लांचिंग ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहा आप सभी को ब्लांचिंग के अंदर की ब्लांचिंग का फर्क मतलब क्या है, कहाँ कहाँ पे होता है, या फिर आपका राइपनिंग प्लस डीग्रीनिंग में डिफरेंसेस क्या क्या है? क्लियर है सारा? ओके तो ये आपका पोस्ट हार्वेस्ट वाला था ओवरव्यू सा। बाकी आप पढ़ लेना जैम और जेली का कि इनमें जो है वो शुगर का लेवल कितना होता है, जेली के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फ्रूट कैसा होना चाहिए, जैम के लिए कैसा होना चाहिए, क्या क्या होता है, कौन कौन से फ्रूट्स जेली मेकिंग के लिए सुटेबल है, क्या होना चाहिए उन फ्रूट्स के अंदर। ओके हाई पैक्टीन प्लस हाई एसिड दोनों ही हाई होने चाहिए। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सी है? गुआवा। तो जब हमारी जेली का मतलब क्या होता है, किस चीज को आप जेली बोलोगे, कैसे डिफाइन करोगे जेली वर्ड को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जैम को कैसे डिफाइन करोगे? जैम कैसे बनता है? किसी भी फ्रूट को आपने पील ऑफ किया, उसकी पल्प को वाटर के अंदर बॉयल किया, मतलब उसी के जूस के साथ उसकी पल्प को जो है वो हीट करके बॉयल किया, तब वो आफ्टर सम टाइम थिक हो जाता है और उसको हम क्या बोल देते हैं, जैम बोल देते हैं। बट जेली में क्या होता है कि हम पल्प का यूज नहीं करते, इसमें फ्रूट के जूस का यूज करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये होता है। और आपका जो है अगर हम जैम की बात करते हैं तो जैम में जो है वो आपको फ्रूट क्या चाहिए, एसिडिक फ्रूट होना चाहिए जैम मेकिंग के लिए, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है। प्लस इसमें शुगर का लेवल जो है वो 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। अब मुझे ये बताओ कि 65 जैम में आएगा या 65 जेली में आएगा? कितना शुगर का लेवल होता है जैम और जेली में जब वो प्रॉपर्ली बन जाते हैं उस टाइम पे, एंड पॉइंट पे जाओ, उसको बोल सकते हैं हम इस प्रकार से। और एसिड का लेवल बनने के बाद किस में ज्यादा होगा, जैम में ज्यादा होगा या फिर जेली में ज्यादा होगा? किस में ज्यादा होता है? जो जैम है इसके अंदर जो एसिड का लेवल होता है वो 0.3 से 0.5% तक होता है, और जेली के अंदर जो है ये 0.5 से 0.7% तक होता है। मतलब एसिडिक का कंटेंट ज्यादा जो है वो जेली के अंदर है, कम जो है ये इसमें है। और दोनों के इसमें जो है आपका 68 डिग्री ब्रिक्स होता है आपका शुगर का लेवल, इसमें होता है 65 डिग्री ब्रिक्स। तो दोनों स्पेसिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए। कितनी होती है? वही बॉइलिंग से पहले वाला जो टेम्परेचर है अप टू 83 या 93 तक हम जो है उसको हीट करते हैं। ये आपका जो है वो जेली और जैम बनने का तरीका है। इसके अलावा एक टर्म आती है मार्मलेड। क्या होता है ये? सिट्रस फ्रूट्स का। तो मार्मलेड का मतलब क्या है? ऐसी जेली
जिसमें उस फ्रूट का छिलका भी हमने साथ में डाला हुआ है, ठीक है, होती है जेली ही है, बट जेली विद श्रेडेड पील, उसको क्या बोल देते हैं? कौन से फ्रूट की पील? सिट्रस फ्रूट की, जिसमें कि मेनली भी क्या है हमारा? स्वीट ऑरेंज। तो इस चीज का नाम क्या है? मार्मलेड है, जो कि सिट्रस में मेनली स्वीट ऑरेंज से बनती है। क्लियर है? तो एग्जाम में इसकी डेफिनेशन आपको आ सकती है कि मार्मलेड का मतलब क्या है, जैम और जेली क्या है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। हमारे ओवरऑल प्रोडक्ट्स थे, प्लस आपको पता है कि 4 टाइप के फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट के। किसी भी कॉमोडिटी को अगर हमने उसको लॉन्ग टाइम तक रखना है तो उसकी फर्मेंटेशन करके हम उसको जो है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। तो ये कौन कौन सी 4 टाइप की फर्मेंटेशंस हैं? सबसे पहले तो ये बताओ कि फर्मेंटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी चीज की फर्मेंटेशन हो रही है तो उसमें क्या केमिकली चेंज आएगा उस फ्रूट या वेजिटेबल की या फूड के अंदर? फर्मेंटेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा? तो फर्मेंटेशन का मतलब होता है, कहां पे गया? एनारोबिक कंडीशन के अंदर, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में, उस फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके? एल्कोहल एंड वाटर। मतलब डिपेंड करता है कि फर्मेंटेशन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला प्रोडक्ट जो होगा चेंज हो जाएगा, अदरवाइज सभी में कार्बोहाइड्रेट्स ही कन्वर्ट होंगे डिफरेंट चीजों में। तो ये आपका फर्मेंटेशन का मेथड था, जो कि अगेन आपका पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मेथड होता है। फर्मेंटेशन हमारी जो है वो मेनली कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें हमारा एंड प्रोडक्ट जो है वो लैक्टिक एसिड बनता है, इसमें अल्कोहल बनता है, और लास्ट वाली में कौन सी है? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कि किसमें होती है? एग्जाम्पल क्या है इसकी? विनेगर, सिरका बोलते हैं जिसको, और एसिटिक एसिड को वीक एसिड भी बोला जाता है, भी आप सभी को पता होगा, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? कौन से एसिड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को, और उसी को किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड की एग्जांपल हो गई विनेगर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? पिकल, एक तो पिकल हो गया, इसके अलावा कैबेज, श्रेडेड कैबेज का प्रोडक्ट कौन सा होता है? सॉरक्रॉट, जो कि अगेन एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, प्लस फर्मेंटेशन कौन सी है उसमें? लैक्टिक एसिड। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि कैबेज के अंदर, कैबेज का जो प्रोसेस प्रोडक्ट है वो कौन सा है। एक आपका लेटिस का भी सेम ही होता है, लेटिस क्रॉट। तो ये तीनों के अंदर क्या है आपकी? प्लस आपका ब्लैक कैरेट का प्रोसेस्ड प्रोडक्ट कौन सा है? कांजी। कांजी भी जो है उसमें भी अगेन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, जो कि ब्लैक कैरेट से बनती है। इसके अलावा अल्कोहलिक वाले तो बताने की जरूरत नहीं, आप सभी अच्छे से जानते हो कौन कौन से हैं। कौन से? वोडका। इसके अलावा वोडका किस चीज से बनता है? पोटैटो से। ठीक है। इसके अलावा वाइन वगैरह, वाइन में ग्रेप्स आ जाता है आपका। पियर की वाइन को क्या बोलते हैं? पेरी। और एप्पल का जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है उसको क्या बोलते हैं? साइडर, है ना। ये सारे आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो कोकोनट का प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है उसको फर्मेंटेड है जो, उसको क्या बोलते हैं? काल्पी या फैनी किसको बोलते हैं? फैनी किस चीज का प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है? कैश्यू एप्पल का। और नीरा किसका है? पाम्स का। और कोकोनट वाले का कौन सा? इसके अलावा एक है पोई प्रोडक्ट आपका, है ना, वो भी फर्मेंटेड ही है। किस चीज का है ये? टैपियोका का। ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे हैं, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। प्लस आपकी प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है टी की एंड कॉफी की। पता है आप सभी को इसके बारे में?
ग्रीन टी में क्या डिफरेंस है, ग्रीन टी का बाकी टी से क्या डिफरेंस है? शेड में सुखाते हैं, एक तो ये क्लियर हो गया। प्लस जो ग्रीन टी होती है वो नॉन फर्मेंटेड होती है, और हमारी जो ब्लैक टी है या फिर आपकी ओलोंग टी है वो क्या है, फर्मेंटेड टीज है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि ग्रीन टी आपकी फर्मेंटेड नहीं होती, वो नॉन फर्मेंटेड होती है। क्लियर है? तो ये आपका ओवरऑल था पोस्ट हार्वेस्ट। अब हम फ्लोरिकल्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें तो सबसे पहले तो ये आपके टेबल्स बने हुए हैं जो कि आपको यहाँ से याद करने इजी रहेंगे, किस किस चीज़ के हैं। अब वेजिटेबल्स के अंदर तो प्रोपेगेशन मेथड सभी का ही क्या है, सीड है, तो ऑब्वियसली आपको सीड रेट ही याद करना पड़ेगा। कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो कि वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होती हैं, कैसे होता है वो? कुकरबिट्स के अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो कि वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पोटैटो ही आपका वेजिटेटिवली प्रोपेगेट होता है। इसके अलावा आपका ईवी गर्ड है, और कौन सा गर्ड है दूसरा? ईवी गर्ड को कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कुंदरू। और पॉइंटेड गर्ड को क्या बोलते हैं? परवल। ये दोनों ही आपके क्या हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड हैं। तो ये आपका सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, सीड रेट किस चीज़ का कितना है, और किस चीज़ से, जैसे कि स्वीट पोटैटो भी ट्यूबर से ही होता है, कटिंग से, तो ये आपका यहाँ पे इसका सीड रेट है, इनको यहाँ से पढ़ लेना। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अनियन का, रबी खरीफ का, दोनों का सीड रेट डिफरेंट है। सेम ही आपका ओकरा जिसको भिंडी बोलते हैं, दोनों का डिफरेंट आएगा, रेनी सीजन प्लस समर सीजन। तो ध्यान रखना ओकरा का जो रेनी सीजन का है वो कम है, कितना है वो? 10 से 12 या 8 से 10। तो जो आपका ओकरा है उसका आपके दो हैं, एक तो रेनी सीजन वाला, एक समर सीजन वाला। तो जो रेनी सीजन वाला इसका 10 से 12 है, समर वाले का 18 से 20 है। आप इसको याद ऐसे कर लेना कि रेनी सीजन में जो है क्रॉप का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, समर वाले में वो मर जाती है, तो कम सक्सेस रेट है, तो हमने सीड रेट क्या लिया है, ज़्यादा लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके अनियन की, तो अनियन में भी दो हैं, खरीफ और रबी। रबी वाले का जो है वो कम है, 10 से 12, खरीफ वाले का कितना है, 12 से 15, सेम ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी। नेक्स्ट आपका कंपाउंड्स हैं कि फ्रेश फ्रूट में कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आप सभी जानते हो। एवोकैडो वाला आपका जो है वो एवोकैडो ग्रीन येलो कलर का ही होता है, तो ये आपका ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन कंपाउंड है। क्लोरोफिल आपका गुआवा में ग्रीन कलर का है, गुआवा में येलो कलर भी है जेंथोफिल की वजह से, मतलब ये आप सभी जानते हो। कैरिकाजेंथिन जो है वो पपाया का है, और एंथोसाइनिन जितने भी आपके रेड पर्पल कलर के फ्रूट्स हैं उन सभी के अंदर है, चाहे वो फ्रूट है चाहे वो वेजिटेबल है। इसके अलावा कैरोटीन जो है वो ऑरेंज येलो कलर का पिगमेंट है, जो कि आपके अगेन वेजिटेबल्स में फ्रूट्स में प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा, प्रोपेगेशन मेथड आएगा हर एक फ्लावर का। रोज का तो आपको पता ही है कि हम टी बडिंग के थ्रू ही इसकी प्रोपेगेशन करते हैं। टी बडिंग का नाम क्या है, शील्ड बडिंग है। इसके अलावा ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस का फ्लावर कैसा होता है, स्टिक वाला, स्टिक के ऊपर फूल लगे होते हैं। तो इसका प्रोपेगेशन मेथड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्स के थ्रू इसकी प्रोपेगेशन होती है। साथ में कॉम्स का सीड रेट भी लिखा हुआ है आपका। इसके अलावा डहलिया, डहलिया का फ्लावर जो है विंटर सीजन का इंपॉर्टेंट फ्लावर है, जो कि काफ़ी बड़े साइज का प्लस विंटर सीजन में ग्रो करता है। इसी को हम किंग ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं। तो इसका क्या मेथड है, सीड भी है और ट्यूबरस रूट्स या टर्मिनस स्टेम कटिंग के थ्रू हम इसको जो है वो प्रोपेगेट करते हैं आपके डहलिया को। ऑर्किड जो है, ऑर्किड का फ्लावर जो है टिश्यू कल्चर, इसमें टिश्यू कल्चरिंग होती है, टिश्यू कल्चर के थ्रू इसको प्रोपेगेट किया जाता है। प्लस आपका जो वनीला है, वनीला कॉन्डिमेंट है या स्पाइस है, किस चीज के लिए यूज करते हैं वनीला को,
फ्लेवर के लिए, तो क्या होगा फिर ये स्पाइस या कॉन्डिमेंट? कॉन्डिमेंट है ना। तो जो वनीला का प्लांट है वो भी ऑर्किड फैमिली का ही प्लांट है, सेम ऑर्किड्स के जैसा ही। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि फॉलोइंग में से कौन सा कॉन्डिमेंट है जो कि एक ऑर्किड है, तो क्या है वो वनीला है। इसके अलावा एंथ्यूरियम इंपॉर्टेंट नहीं है, सक्कर्स के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं। कार्नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टिपिकल स्ट्रिक्टली टू द आपका कूल सीजन का फ्लावर है। इसको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए फॉर द फ्लावरिंग एंड प्रोपेगेशन। तो ये आपका कूल सीजन का फ्लावर है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कूल टेम्परेचर में ग्रो करने वाला फ्लावर मेनली कौन सा है, तो वो कार्नेशन है, और स्टेम कटिंग के थ्रू ही इसको प्रोपिगेट करती हैं। नेक्स्ट आपका जैस्मीन, ओल्डेस्ट फ्लावर ऑफ द इंडिया, जो कल्टीवेट किया जाता है वो जैस्मीन है। तो इसको जो है वो अगेन सेमी हार्डवुड स्टेम कटिंग के थ्रू या ग्राउंड लेयरिंग के थ्रू, याद होगा आपको लेयरिंग में हमने इसको पढ़ा हुआ है कि जैस्मीन में हम लेयरिंग मेथड को फॉलो करते हैं प्रोपिगेशन के लिए। ट्यूब रोज बल्ब्स के थ्रू है। मैरीगोल्ड का आप सभी को पता है सीड के थ्रू प्रोपेगेट होते हैं। किस किसने देखा है मैरीगोल्ड का सीड? ये किसी ने भी नहीं देखा? कभी लगाया मैरीगोल्ड को सीड के थ्रू? तो एक ये है कि जो मैरीगोल्ड का सीड होता है इसको साइप्सेला बोलते हैं, यही होता है, कुछ और बोलते हैं इसको। क्या होता है जब आप मैरीगोल्ड के फूल को उसकी पेटल्स को तोड़ते हो, है ना, इस प्रकार से उसके ग्रीन वाले पोर्शन को जब ओपन करोगे तो आपको वहां से क्या है स्टिक्स निकलेगी, जिसका हाफ पोर्शन ब्लैक होता है, हाफ वाइट होता है, और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, सीड ऑफ मैरीगोल्ड बोलते हैं। और अगर आप इसको गमले में बिखेर दोगे तो वहां से मैरीगोल्ड के प्लांट्स निकल जाते हैं। इसके अलावा क्राइजेंथेमम, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं, गुलदोदी बोलते हैं, है ना। गुलदोदी का फूल तो सुना होगा सभी ने। क्राइजेंथेमम को बोलते हैं, जो कि नवंबर के मंथ से ब्लूम करना स्टार्ट कर देता है, और इसको हम अगेन कटिंग्स के थ्रू ही लगाते हैं। सक्कर्स हैं टर्मिनल कटिंग्स को लगाने का टाइमिंग क्या है इसकी, जून है, जून जुलाई नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग। तो इसको जो है वो इस मंथ में लगाया जाता है, जून जुलाई में इसको प्लांट को लगाया कटिंग्स के थ्रू। उसके बाद हम क्या कर, नवंबर में इसका फूल निकलना है। फूल निकलने से पहले मतलब कटिंग लगाने के 1 मंथ बाद हम इसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है पिंचिंग। वैसे तो मोस्टली सभी फ्लावर्स में पिंचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है, बट पिंचिंग का मेन काम क्या होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टेम को तोड़ देना, मतलब पिंच करके उखाड़ देना, सो दैट कि उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाए और वहां से क्या है एक्सिलरी या साइड ब्रांचेस ग्रो करें। जितनी साइड ब्रांचेस होंगी उतनी ज्यादा फूल आएंगे। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, फ्लावरिंग को इन्हांस करना। क्लियर है। तो पिंचिंग से क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। अब वही है आपके स्पेशल कल्चरल प्रैक्टिसेस आ गई फ्लावर वाइज। हर एक फ्लावर का साइंटिफिक नेम, उसकी फैमिली प्लस क्रोमोसोम नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा टेबुलर फॉर्म में आपके प्रोपेगेशन मेथड्स प्लस ऑपरेशंस के नाम हैं, इनको भी अच्छे से याद करना। इसके अलावा आपका एक पोस्ट हार्वेस्ट का मेथड होता है जिसको हम टिंटिंग बोलते हैं। बता सकता है कोई कि ये क्या होता है? तो सपोज करो अगर आपका फ्लावर वाइट कलर का है, अगर आप उसको कलर्ड सोल्यूशन में डिप करोगे विद द स्टेम, तो उस फ्लावर का कलर जो है वो कुछ घंटों के बाद चेंज हो जाएगा, जो कि उस सोल्यूशन का कलर था। और आर्टिफिशियली फ्लावर को कलर करने वाले मेथड को हम क्या बोलते हैं, टिंटिंग बोलते हैं, जो कि किस में होता है, किस फ्लावर में इसको कॉमनली फॉलो करते हैं, कार्नेशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। टिंटिंग का मतलब क्या है। इसके अलावा रोज में कौन कौन से हैं, विंटरिंग। विंटरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, विंटरिंग ऑपरेशन का नाम क्या है, रोज के अंदर प्रूनिंग को ही हम क्या बोल देते हैं, विंटरिंग बोल देते हैं। तो ये है आपका पिंचिंग का, मैंने आपको बता ही दिया। हर एक फ्लावर में प्रोपेगेशन करने के अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 डेज के बाद हम पिंचिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, सो दैट कि उसकी एक्सिलरी ग्रोथ ज़्यादा हो, एंड जब उसके ऊपर फ्लावर बर्ड्स आएंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ बर्ड्स आए, फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। उसके अलावा डिसबडिंग है, एक्स्ट्रा बर्ड जो अगर एक ब्रांच के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा बर्ड्स हैं उनको रिमूव करना, सो दैट कि जो रिमेनिंग वाले हैं उनका साइज प्रॉपरली डेवलप हो जाए, उस मेथड को बोलते हैं डिसबडिंग। डी शूटिंग भी सेम ही है, एक्स्ट्रा शूट्स को रिमूव करना, डीफॉलिएशन। इसके अलावा बैंडिंग होती है आपके रोज के अंदर, जो कि इंपॉर्टेंट है, और बड कैपिंग है। बड कैपिंग का पर्पस क्या है, किस चीज के लिए करते हैं इसको,
अगेन फ्लावर के साइज को डेवलप करने के लिए। क्लियर है? आपके नोट्स के अंदर प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है, उनको वहां से पढ़ लेना कि इनके मतलब क्या है। अदरवाइज किस फ्लावर में कौन सा ऑपरेशन है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रोज से क्वेश्चन आता है आपका, एक तो विंटरिंग से आ सकता है, एक बड कैपिंग से आ सकता है, क्योंकि बाकी फ्लावर्स में प्रैक्टिस नहीं है, ओनली रोज में है। उसके अलावा नेक्स्ट आपकी है ग्लैडियोलस में, जो कि स्पेसिफिक है, उसका नाम क्या है? हीलिंग प्रैक्टिस। हीलिंग का मतलब, हीलिंग का दूसरा नाम हम इसको बोल सकते हैं अर्थिंग अप। अर्थिंग अप में भी क्या है? प्लांट के ऊपर मिट्टी चढ़ाना। वही सेम प्रैक्टिस आपकी ग्लैडियोलस में होती है, सेम पर्पज है इसका। इसके अलावा क्यूरिंग है, ग्लैडियोलस के कॉम्स होती हैं, हमने कॉम्स के थ्रू इसको प्रोपेगेट किया है, तो बस आफ्टर द हार्वेस्टिंग उनको ड्राई करने वाले मेथड को क्या बोल देते हैं? क्यूरिंग बोल देते हैं। इसके अलावा क्यूरिंग कभी हमारा रह गया तो याद कराना मुझे, इसके बाद ना पोस्ट हार्वेस्ट का पार्ट था वो डैलिया। डैलिया में जो है वो डिसबडिंग होती है, एक्स्ट्रा बर्ड्स को रिमूव करना है। कब करना है? पी स्टेज में। पी स्टेज का मतलब जब बर्ड्स जो है वो मटर के दाने के साइज की जितनी है, एक्स्ट्रा वाले को रिमूव करना, सो दैट कि एक ब्रांच के ऊपर या 1 और 2 ही रहे तो साइज प्रॉपर्ली डेवलप हो जाए। इस मेथड को बोलते हैं डिसबडिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि डैलिया में डिसबडिंग किस स्टेज में होती है, तो ध्यान रखना उसको पी स्टेज में परफॉर्म किया जाता है। उसके अलावा है कार्नेशन। कार्नेशन का फ्लावर कैसा होता है देखने में? सिंगल टाइप और स्प्रे टाइप। उसका अपीयरेंस कैसा होता है? जब आप किसी भी पेंसिल को शॉर्प करते हो तो उससे जो फूल सा बनता है वैसा ही सेम कार्नेशन का फूल होता है। और इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले पिंचिंग है। पिंचिंग में 3 टाइप की पिंचिंग है, सिंगल पिंचिंग, पिंचिंग एंड हाफ, डबल पिंचिंग। एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा कि तीनों में से किस, पिंचिंग एंड हाफ से ही आता है मेनली, तो कि पिंचिंग एंड हाफ ऑपरेशन ऑफ पिंचिंग जो है वो किस फ्लावर में होता है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कार्नेशन में है। टिंटिंग भी इसी में था। नेटिंग स्टेकिंग भी जो है वो कार्नेशन में ही होता है, मतलब कार्नेशन के प्लांट को सपोर्ट करना या उसको बांधना किसी भी चीज के साथ, उसको नेटिंग या स्टेकिंग बोल देते हैं। तो तीनों ऑपरेशंस इसके इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा क्राइजेंथेमम गुलदोदी, जिसमें अगेन पिंचिंग है। इसमें 2 टाइप की है, सॉफ्ट पिंचिंग और हार्ड पिंचिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? स्टेम का वो पोर्शन जो हार्ड है, जब हम उसको रिमूव करेंगे उसका नाम हार्ड पिंचिंग हो गया, और जो सॉफ्ट पोर्शन जो अभी नया नया ही निकला है उसको रिमूव करने वाले मेथड का नाम क्या है? सॉफ्ट पिंचिंग है। तो बस ये सारे आपके ऑपरेशंस के नाम थे। नेक्स्ट आपके डिसऑर्डर्स हैं फ्लावर्स के ही, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रोज में कौन सा है? बेंट नेक, बुल हेड। बुल हेड का मतलब, बुल हेड से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि बुल हेड जो है वो किस फ्लावर का डिसऑर्डर है। इसमें जो हेड पोर्शन होगा, मतलब आपका रोज कट फ्लावर है, नीचे उसकी स्टिक है, ऊपर फ्लावर है, तो फ्लावर आपका गिर सा जाएगा, प्लस उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो उसको जो है वो बुल हेड बोलते हैं। और बेंट नेक का मतलब क्या है? आपका पूरा का पूरा जो स्टेम है, लिम्प नेक है, बेंट नेक उसको बोल देते हैं। अगेन ये रोज का ही है। स्लीपीनेस, सारा का सारा ही मुरझा जाएगा विद स्टेम, उसको स्लीपीनेस बोलते हैं। ब्लैकनिंग ऑफ पेटल आपको पता है, जब आप इसको लो टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा टाइम तक रखोगे, अगर आपने रोज को फ्रिज में रखा हुआ है तब भी वो ब्लैक हो जाता है आफ्टर सम डेज, और अगर ज़्यादा धूप में है तब भी हो जाता है ना, तो ये आपका ब्लैकनिंग ऑफ पेटल्स हो गया।